मंदी आई थी 1930 के दौर में, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और देखिए जो ग्रेट डिप्रेशन था यानी जो महामंदी थी वो आई थी करीब 1929 में, और ये करीब मिड 1930s तक रही थी, यानी कि करीब 1935-1936 तक ये रही थी। इस पीरियड के दौरान वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों में एक तरीके से बहुत कैटास्ट्रॉफिक डिक्लाइंस देखे गए थे प्रोडक्शन में, यानी बहुत घंघोर डिक्लाइन देखे गए थे। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी काफ़ी छीन गया था, लोग बेरोजगार हो चुके थे, इनकम्स लोगों के काफ़ी गिर गए थे, और ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका था। और जो एग्जैक्ट टाइमिंग और इम्पैक्ट का है डिप्रेशन का, वो सभी देशों में अलग अलग है, यानी कौन सा देश कब इस डिप्रेशन से प्रभावित हुआ और कैसे प्रभावित हुआ, ये बहुत देशों में अलग अलग। जैसे यूएसए तुरंत ही प्रभावित हो चुका था, इंडिया में उसके मुकाबले प्रभाव जो था वो बहुत ही कम था, लेकिन था। इस तरीके से सभी देशों में अलग अलग इस पूरे डिप्रेशन का प्रभाव था। लेकिन अगर हम एक जनरल बात करें, एक मोटा मोटी बात करें, जिसमें सभी कंट्रीज़ को अगर हम बात करें, तो जो एग्रीकल्चरल रीजन थे और ऐसे कम्युनिटीज़ जो कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, सबसे बुरा प्रभाव उन पर था। तो देखिए इसका रीज़न ये था कि जब मंदी आई तो उसके बाद जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे उनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा गिर गए, और इस वजह से और इसके साथ ही इनका जो गिराव था प्राइसेस में, वो इंडस्ट्रियल गुड्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा दिनों तक ये रहा था। और तो देखिए इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को। तो देखिए जो डिप्रेशन हुआ था यानी जो मंदी आई थी, उसके रीज़न जो थे वो बहुत सारे थे, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनके वजह से डिप्रेशन आया था। तो पहले हमने देख लिया था कि जब वार ख़त्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, तो उसके बाद जो वर्ल्ड इकनॉमी थी, या फिर हम कह सकते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ की इकनॉमी जो थी वो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी और बहुत ही चरमरा गई थी। जैसे हम ब्रिटेन की बात करें, जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, यानी कि जो कंट्रीज़ फर्स्ट वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व थे किसी भी तरीके से, उनकी इकनॉमी एक तरीके से बहुत बुरी तरह से प्रभावित थी और बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। और इसके साथ दूसरा रीजन भी था, जैसे कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा था डिमांड से, यानी कि हमने पहले भी देखा कि यूरोप में वीट का प्रोडक्शन होता था, लेकिन उसके साथ साथ युद्ध के दौरान अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में भी वीट का प्रोडक्शन होने लगा। तो इस तरीके से जो प्रोडक्शन और जो डिमांड बढ़ी थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, युद्ध खत्म होने के बाद वो डिमांड तो कम हो गई, लेकिन जो प्रोडक्शन था वो उतना ही बना रहा। इस वजह से एक ओवर प्रोडक्शन की सिचुएशन आ गई, जिसके वजह से जो प्राइसेस थे चीज़ों के वो काफ़ी कम हो गए। और ये जो प्राइसेस थे ये लगभग सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में देखे गए थे, और सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो थे उनके प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा गिर गए थे। और जैसे जैसे जो प्राइसेस थे वो गिरे, उनके साथ साथ जो एग्रीकल्चरल लेबर्स थे या फिर जो खेती करने वाले लोग थे, उनका जो इनकम था वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। और इसके साथ ही जो फार्मर्स थे उन्होंने सोचा कि अब यार ये जो चीज़ें हैं इनकी कीमत तो कम हो गई है, लेकिन अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करें, यानी कि पहले हम अगर 1 किलो प्रोडक्शन करते थे, अब हम 5 किलो प्रोडक्शन करेंगे तो हमें ज़्यादा पैसा मिल सकता है। लेकिन इसका उल्टा ही। तो जैसे जैसे उन्होंने प्रोडक्शन को एक्सपेंड किया और ज़्यादा वॉल्यूम वो मार्केट में लेकर आए, ताकि वो अपने ओवरऑल इनकम यानी जितना वो पहले कमाते थे उतना वो कमा सके, लेकिन इस चीज़ ने सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स बना दिया और ज़्यादा ख़राब बना दिया, और इस वजह से जो प्राइसेस थे वो और भी ज़्यादा गिर गए। और इस वजह से बहुत बड़ी संख्या में जो फार्म प्रोड्यूस थे यानी जो खेती के प्रोडक्ट्स थे वो एक तरीके से सड़ गए, ख़राब हो गए, क्योंकि उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था। इसके बाद अब दूसरा रीज़न है क्या कहते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन का, वो है 1920s के मिड में, यानी करीब 1925 के आसपास बहुत सारे कंट्रीज जो थे उनका एक तरीके से फाइनेंस या फिर हम कह सकते हैं इकोनॉमी केवल चल रही थी यूएस से लोन लेकर। जैसे कि जर्मनी के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, हिटलर के बारे में आपने जब पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था कि जब वार ख़त्म हुआ था तो 1930s के आसपास 1922-23 से उस समय से 1930-32 तक यूएस से काफ़ी सारे लोन लिए गए थे, उसी पर जर्मनी की इकोनॉमी टिकी हुई थी। उसी तरीके से बहुत सारे कंट्रीज़ थे जिनकी इकोनॉमी यूएस के लोन से चल रही थी या फिर उसको सही करने की कोशिश की जा रही थी। और पहले शुरुआत में तो यूएस से लोन लेना, वहाँ से पैसे निकालना बहुत ही आसान था, और लेकिन जब जो
यूएस के लोग थे जो लोन दिया करते थे, जो लेंडर्स थे, उन्हें एक तरीके का जब ट्रबल दिखने लगा कि नहीं इकोनॉमिक एक तरीके से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और हमारा पैसा डूब सकता है, उन्हें जब ऐसा फील होने लगा तो उन्होंने एक तरीके से पैसे देना बंद कर दिया। और इस वजह से जो कंट्रीज थे जो कि उन पैसों पर डिपेंडेंट थे अपने देश को उभारने के लिए, उनको एक तरीके से काफ़ी परेशानी हुई। और 1928 के फर्स्ट हाफ में तो जो ओवरसीज लोन था, यानी कि दूसरे देशों को जो लोन दिया गया था अमेरिका द्वारा, वो करीब 1 बिलियन था। लेकिन इसके एक साल बाद, ठीक एक साल बाद, और इसके ठीक एक साल बाद जो लोन का पैसा था वो करीब 1/4 हो चुका था, यानी कि करीब 1/4 हो चुका था, यानी करीब अब 250 मिलियन हो चुका था। और जो कंट्रीज थे जो कि इस यूएस के लोन पर बहुत ही ज़्यादा पूरी तरह से एक तरीके से डिपेंडेंट थे, उन्हें एक तरीके से बहुत बड़ी क्राइसिस झेलनी पड़ी, उन्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स झेलने पड़े अपने देश की इकोनॉमी को संभालने के लिए या फिर चलाने के लिए। तो जो यूएस लोन्स का विड्रॉवल हुआ वर्ल्ड इकोनॉमी से, वर्ल्ड मार्केट से, तो उसने एक तरीके से पूरे वर्ल्ड को प्रभावित किया और अलग अलग देशों को इसने अलग अलग तरीके से प्रभावित किया। तो यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में बहुत सारे बैंक्स जो थे वो एक तरीके से कोलैप्स कर गए, फेल कर गए, और बहुत सारे करेंसीज जो थी वो भी एक तरीके से फेल कर गई। जैसे कि हम ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग की बात करें तो ये भी फेल हो गई। और अगर हम लैटिन अमेरिका की बात करें और दूसरे जगहों की, वहाँ पर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो थे और जो रॉ मटेरियल प्राइसेस थे वो उनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा गिर गए, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए। और इसके बाद जो यूएस के ऑफिशियल्स थे, यूएस के पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने अपने इकोनॉमी को बचाने के लिए, इस डिप्रेशन से अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज़ को डबल कर दिया। और इसका जितना अच्छा प्रभाव नहीं हुआ उससे ज़्यादा इसका बुरा प्रभाव हुआ। उसका रीज़न ये था कि वर्ल्ड ट्रेड में जो कंट्रीज़ एक्सपोर्ट करते थे यूएसए को, क्योंकि यूएसए उस समय बहुत ही अमीर था, तो जो एक्सपोर्ट करते थे उनको एक तरीके की परेशानी होने लगी और उनका जो इनकम था वो भी, जो भी इनकम हो रहा था वो भी गिर गया। और यूएस एक ऐसा इंडस्ट्रियल कंट्री था जो इस डिप्रेशन से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था, एक तरीके से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो जैसे जैसे प्राइसेस गिरने लगे और डिप्रेशन का जो प्रोस्पेक्ट था वो फैलने लगा, तो यूएस के जो बैंक्स थे उन्होंने एक तरीके से जो डोमेस्टिक लैंडिंग थी उसको एक तरीके से बंद कर दिया। इसका मतलब कि अपने देश में लोगों को लोन देना बंद कर दिया, और इसके बाद जो लोन्स दिए गए थे, यानी जो पहले लोन्स दिए जा चुके थे, उनको वापस लेने का काम शुरू कर दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, देखिए जो फार्म्स थे, यानी जो खेती करने वाले फार्म्स थे, वो अपने हार्वेस्ट को बेच नहीं पा रहे थे, यानी जो अपने प्रोडक्ट्स थे, जो उन्होंने वीट उगाया था या फिर दूसरे चीज़ें उगाई थी, उनको वो बेच नहीं पा रही थी, और इस वजह से उनके पास पैसे नहीं थे। और जो हाउस होल्ड्स में परिवार जो थे वो एक तरीके से रूइंड हो गए, क्योंकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, लोगों के पास जॉब नहीं थी। और इसके बाद बिजनेसेस जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स हो गए, वो ख़राब हो गए, क्योंकि लोगों के पास काम ही नहीं आ रहा था, तो बिजनेसेस चलेंगे कैसे। तो देखिए बहुत सारे परिवार जो थे यूएसए में, उनके पास जो इनकम आ रहा था वो एक तरीके से ख़त्म हो गया या फिर बहुत ही कम हो गया। तो यूएस के जो बहुत सारे हाउस होल्ड्स थे यूएस में, वो एक तरीके से जो लोन उन्होंने लेकर रखा हुआ था उसको वो वापस नहीं दे पा रहे थे। और यहाँ पर आपने देखा कि जो बैंक्स थे वो अपने दिए गए लोन्स को वापस लेने का जल्दी वापस लेने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ हो रहा था कि लोगों के पास पैसा नहीं था कि वो लोन्स को चुका सके। तो इस वजह से उनके घर को कब्जा कर लिया गया या फिर कुर्क कर लिया गया, उनके कार्स को छीन लिया गया, और दूसरे जो कंज्यूमर्स ड्यूरेबल थे उनको छीन लिया गया। तो आप जानते ही होंगे कि अगर आपने लोन लिया है, अगर आप लोन नहीं चुकाएंगे तो आपके चीज़ों को बैंक या फिर सरकार चाहे तो कब्जा कर सकती है। बिल्कुल उसी चीज़ के जरिए वहाँ पर यूएसए के जो बैंक्स थे उन्होंने लोगों के सामानों को कब्जा कर लिया, और जो एक तरीके से कंज्यूमरिस्ट प्रोस्पेरिटी आई थी, यानी जिस तरीके की प्रोस्पेरिटी 1920s के आसपास आई थी, जिसमें कि लोगों के पास सभी सुविधाओं के सामान थे, जैसे कि कार था, घर था, और भी दूसरे चीज़ थे, जैसे कि वॉशिंग मशीन थे और भी रेडियोज़ थे। तो वो एक झटके में लोगों से छीन गए, और लोग जो थे वो एक तरीके से तुरंत ही रोड पर आ गए, और उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। और जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो बढ़ने लगा, लोग जो थे वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए तैयार हो गए कि हाँ, हम बहुत दूर जाकर काम करेंगे, अगर हमें कोई काम मिलता है और अपने परिवार को अगर हम चला सके तो उसके लिए हम
जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली द यूएस बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ कोलैप्स्ड। तो देखिए अंत में यह हुआ कि यूएस का जो बैंकिंग सिस्टम था वो भी एक तरीके से धाराशायी हो गया। और उसका रीज़न ये था कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को, जहाँ जो भी उसने लोन्स दिए थे या फिर इन्वेस्टमेंट उसने किया था, उसको वो रिकवर नहीं कर पाया था और लोन्स भी रिकवर नहीं कर पाया था। और जो डिपॉजिटर्स थे, यानी जिन लोगों ने बैंक में पैसा डाल कर रखा हुआ था, उनको वो पैसा वापस नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से जो बैंक थे, जो बैंकिंग सिस्टम था यूएसए का, वो भी एक तरीके से ख़त्म हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कोलैप्स कर गया। और इसके बाद हज़ारों की संख्या में बैंक्स जो थे वो बैंकरप्ट हो गए और उनको एक तरीके से मजबूर होना पड़ा कि वो अपने बैंक को बंद कर लें। और अगर आप नंबर देखेंगे तो ये बहुत ही एक तरीके से ख़तरनाक नंबर है। 1933 तक यानी 1933 तक करीब 4000 बैंक ये बंद हो चुके थे। और 1929 से 1932 के बीच में 1,10,000 कंपनीज जो थे वो बंद हो चुके थे। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा था इस डिप्रेशन का यूएसए में। 1935 के आसपास जो इकोनॉमिक रिकवरी थी वो होना शुरू हो चुकी थी इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ में, जैसे यूएसए, ब्रिटेन और भी दूसरे कंट्रीज़ में। लेकिन जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसका जो इफ़ेक्ट सोसाइटी पर, पॉलिटिक्स पर और इंटरनेशनल रिलेशन पर पड़ा था, और जो लोगों के दिलो दिमाग पर इसकी छाप पड़ी थी, वो काफ़ी ज़्यादा दिनों तक टिकी और लोग एक तरीके से इस रिकवरी पर उतना ज़्यादा यकीन नहीं कर रहे थे। इसके बाद टॉपिक नंबर अब हम पढ़ते हैं 3.5, इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। अब हम देखने वाले हैं कि जो महामंदी आई थी उसका इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा था, इंडिया के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा था। अगर हम जो ग्रेट डिप्रेशन था उसका इम्पैक्ट अगर हम देखें इंडिया पर, तब हम रियलाइज़ कर पाएंगे कि जो ग्लोबल इकोनॉमी थी वो कितना ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो चुकी थी या फिर कितना ज़्यादा इंटर रिलेटेड हो चुकी थी। तो इसमें अगर आप देखें तो इंडिया ऐसा नहीं था कि पूरे दुनिया से अलग हो चुका था, वो भी दुनिया का हिस्सा था। और अगर दुनिया के किसी हिस्से में कुछ होता तो उसका प्रभाव इंडिया पर भी पड़ सकता था, या फिर अगर इंडिया में कुछ होता तो उसका प्रभाव दूसरे देश पर भी पड़ सकता था। तो इस वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी लोगों के लाइफ्स एक दूसरे से जुड़ चुके थे, सभी कंट्रीज एक दूसरे से जुड़ चुके थे, और जो सोसाइटीज़ पूरे वर्ल्ड में थी, सोसाइटी, इकोनॉमी, ये सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। 19वीं सेंचुरी में जैसा कि आपने देखा कि जो कॉलोनियल इंडिया था वो एक तरीके से एग्रीकल्चरल गुड्स का एक्सपोर्टर बन चुका था या फिर रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन चुका था, और इसके बाद जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स थे उनका इंपोर्टर बन चुका था। तो जो डिप्रेशन आया उसने डायरेक्टली इंडियन ट्रेड को एक तरीके से प्रभावित किया, इंडियन ट्रेड इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ, और जो इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था ये एक तरीके से आधा हो गया 1928 और 1934 के बीच में। और जैसे जैसे इंटरनेशनल प्राइसेस जो थे डिफरेंट चीज़ों के वो क्रैश कर गए, वो कम हो गए, जो इंडिया में प्राइसेस थे वो भी एक तरीके से बहुत ही धाराशायी हो गए या फिर गिरने लगे। तो 1928 और 1934 के बीच में, यानी 1928 के मुकाबले 1934 के बीच में वीट के जो प्राइसेस थे इंडिया में वो 50% गिर चुके थे, यानी कि करीब 50% उनके प्राइसेस गिर चुके थे। और जो पेजेंट्स और फार्मर्स थे, यानी जो किसान और खेतीहर लोग थे, वो इस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, और ये आपके शहरों में रहने वाले लोगों के मुकाबले ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थे वो बहुत ही ज़्यादा गिर चुके थे। लेकिन जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने एक तरीके से रेवेन्यू डिमांड्स को कम करना, एक तरीके से कम करने से मना कर दिया। इसके बाद जो पेजेंट्स थे जो कि वर्ल्ड मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे डिफरेंट चीज़ों को, उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, उनको इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा प्रभाव हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर जूट प्रोड्यूसर्स को देख लें बंगाल में, वो रॉ जूट को प्रोड्यूस करते थे जिनको कि फैक्ट्रीज में प्रोसेस किया जाता था गनी बैग्स बनाने के लिए, यानी जो बोरे होते हैं उनको बनाने के लिए। लेकिन जैसे ही जो गनी एक्सपोर्ट था वो एक तरीके से कोलैप्स हुआ, तो इसके तुरंत बाद ही जो रॉ जूट था उसका प्राइस जो था वो 60% तक गिर गया। और जो पेजेंट्स थे जिन्होंने लोन लेकर रखा हुआ था कि आगे चलकर स्थिति जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी और प्राइसेस फिर से ऊपर आ जाएंगे, उन्हें एक तरीके से इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होना पड़ा, और उन पर इसका प्रभाव काफ़ी लॉन्ग टर्म रहा, और काफ़ी ज़्यादा उन पर घना प्रभाव इसका पड़ा। और एक तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा डेब्ट में चले गए, काफ़ी ज़्यादा उन पर लोन हो गया, और
आप चाहें तो ये जो पोएम लिखी गई है इसको आप पढ़ सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है चैप्टर के लिए। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस पारा को। Across India, peasants' indebtedness increased. They used up their saving mortgaged lands and sold whatever jewelry and precious metal they had to meet their expenses. तो देखिए पूरे इंडिया में जितने भी पेजेंट्स थे, किसान थे, उनके ऊपर जो लोन था वो बढ़ने लगा, उनके ऊपर जितनी भी एक तरीके से उधार था वो बढ़ने लगा। और इससे बचने के लिए या फिर अपने परिवार के खर्चे को चलाने के लिए उन्होंने अपने सेविंग्स को यूज़ करना शुरू कर दिया, अपने ज़मीन को एक तरीके से गिरवी रखना शुरू कर दिया, और ज्वेलरी, जो भी ज्वेलरी उनके पास थी उसको बेचना उन्होंने शुरू कर दिया। और ये सभी काम वो जनरली कर रहे थे ताकि वो अपने परिवार के खर्चे को चला सके या फिर जो भी उन पर लोन है उसको एक तरीके से चुका सके। और डिप्रेशन के इन सालों में इंडिया जो था वो एक तरीके से प्रीशियस मेटल्स का एक्सपोर्टर बन गया। उसमें से मेन था गोल्ड, क्योंकि देखिए जो लोग थे उनको पैसा चाहिए था। पैसा चाहने के लिए उनके पास जो भी एक तरीके से सेविंग्स थी, सेविंग के रूप में मेनली इंडिया के जो लोग होते हैं उनके पास ज्वेलरी होती है। आज हम जाकर बैंक में पैसे रखते हैं या फिर कहीं और सेविंग करते हैं, लेकिन पहले के लोग क्या किया करते थे, वो ज्वेलरी रखते थे या फिर इसी तरीके के दूसरी चीज़ें रखते थे। तो एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे जॉन मैन्यार्ड केन्स, उनका मानना है कि जो इंडिया का जो गोल्ड एक्सपोर्ट था उसने ग्लोबल इकोनॉमी को एक तरीके से रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। और इसके ग्लोबल के मुकाबले जो ब्रिटेन की रिकवरी थी उसको भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप किया था। और लेकिन इन सभी चीज़ों से इंडिया के जो पेजेंट्स थे, इंडिया के किसान थे, उनका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था, उनको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला था। और जो रूरल इंडिया था वो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा अनरेस्ट देख रहा था। जब महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया, और ये एक तरीके से वो समय था जब डिप्रेशन अपने हाइट पर था, अपने सबसे चरम सीमा पर था 1931 में। तो देखिए ये सभी चीज़ें तो हमने बात की किसानों के बारे में या फिर जो देहाती इलाके थे या फिर गांव के इलाके थे उनके बारे में। लेकिन अगर हम अर्बन इंडिया की बात करें, शहरों की बात करें उस समय की, तो शहरों पर डिप्रेशन का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं पड़ा था। उसका रीज़न ये था कि प्राइसेस तो गिर रहे थे, लेकिन जो फिक्स्ड इनकम वाले लोग थे, जैसे कि सरकार के ऑफिस में काम करने वाले लोग या फिर जो लोग अपने ज़मीन को उधार पर देते थे या फिर रेंट पर देते थे उनको, वो लोग, और इसी तरीके के जो मिडिल क्लास लोग थे जो कि सैलरी से अपने परिवार को चलाते थे, वो उनकी स्थिति एक तरीके से अच्छी थी, उनको इन सभी चीज़ों का किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और इसके मुकाबले उनको एक तरीके से फ़ायदा था क्योंकि उनकी इनकम जो थी वो बनी हुई थी, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट के कॉस्ट थे वो बहुत ही सस्ते थे और वो एक तरीके से ज़्यादा सेविंग कर सकते थे। और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो था वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ, क्योंकि जो गवर्नमेंट उसने टैरिफ को एक तरीके से एक्सटेंड कर दिया ताकि इंडस्ट्रीज़ को इस चीज़ से प्रोटेक्ट किया जा सके। और इसका रीज़न ये था कि जितने भी नेशनलिस्ट ओपिनियन लोग थे, जितने भी नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे, उन सभी ने इस चीज़ के लिए दबाव बनाया था। तो देखिए इसके बाद अब हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 4, रिबिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वार एरा। तो वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे सुधरी, कैसे बनी, इस चीज़ को हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।